हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी द अचीवर। हमारा इसके पहले की जो सीरीज चल रही थी वो सॉइल साइंस मतलब एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हम मेन पढ़ रहे थे। बट आज का जो वीडियो वो सबके लिए रेलेवेंट है। वीट की हम पूरी पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि हम अब एग्रोनॉमी शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए। मैंने सोचा था कि एक एक करके सारे सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि आपकी सीरीज और प्लेलिस्ट अच्छे से क्रिएट होती चले। तो एग्रोनॉमी हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। काफ़ी लोगों ने कहा था इसे शुरू करने के लिए। एक चीज़ ये कि एग्रोनॉमी में इसके पहले भी एक दो लेक्चर्स हैं जिसमें हम मेन एग्रोनॉमी क्या है, डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ पढ़ते। उसके बाद हम इसमें पढ़ते टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन से तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस क्रिएट नहीं होता है, लेकिन हमारी टाइप ऑफ क्रॉप से हर साल लगभग 2 क्वेश्चंस क्रिएट होते ही हैं सभी एग्जाम्स में। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो ये 2 से 4 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ मतलब टाइप ऑफ क्रॉप से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्रोनॉमी के क्रॉप प्रोडक्शन से क्रिएट होता है और इसको याद करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इसे याद करने में टाइम लगता है तो इसे जल्दी शुरू किया जाए। तो हम आज के वीडियो से एग्रोनॉमी की जो सीरीज शुरू हो रही है उसमें क्रॉप प्रोडक्शन से शुरू करेंगे। जो स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन रह गया उसे हम बाद में कवर कर लेंगे। हाँ, एक दो चीज़ मैं पहले बता दूँ कि एग्रोनॉमी हमारे फील्ड के मैनेजमेंट को कहा जाता है जहाँ की हम कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो सारा पोर्शन हम आगे कवर कर लेंगे। आज से हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना शुरू करेंगे और हमारी फर्स्ट क्रॉप जो रहेगी वो है वीट। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आगे चल के तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की सीरीज़ के लेक्चर के वीडियोज़ आपकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके अंदर आता है इस वीडियो के दौरान तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। करते हैं हम वीक देखते हैं अपना। ये जो आपको सब कुछ बोर्ड पे सब कुछ अचानक से नया दिख रहा होगा, सोच रहे होगे ये क्या आ गया अचानक से। तो ये बता दें कि ये मतलब ये क्लिप हम पहले रिकॉर्ड कर चुके थे और वो क्लिप किसी तरीके से मतलब किसी वजह से डिलीट हो गई एडिट करने टाइम। फिर एक्सपोर्ट करने के बाद पता चला कि नहीं है क्लिप। दोबारा रिकॉर्ड किए तो दोबारा मैंने मेन वीडियो ही उड़ा दिया तो हम ये क्लिप तीसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसके बीच की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीट किंग ऑफ सीरियल इसको कहा जाता है, वीट को, मतलब कि अनाजों का राजा। सीरियल वर्ड जो है वो एक रोमन मैथोलॉजी में मतलब रोमन मैथोलॉजी में एक देवी हैं जिन्हें हम मतलब जिन्हें वो लोग अनाज की देवी कहते थे। उनका नाम था सेरेस और उन्हीं के नाम पे हम अनाजों को क्या कहने लगे, सीरियल्स कहने लगे। ठीक है, तो ये हो गया कि वीट को क्या किंग ऑफ सीरियल क्या है। तो वीट हमारा किंग ऑफ सीरियल है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके साइंटिफिक नेम है, बट रीजन ये है जैसे डाइकोकम, ड्यूरम, मोनोकोकम, सेकेरम, बहुत सारे हैं। लेकिन रीजन ये कि एस्टिवम को कंसीडर करते हैं क्योंकि मैक्सिमम और मेजर पोर्शन में जो हमारा ग्रो किया जाता है वीट का वेराइटी या फिर हाँ वीट की वेराइटी दैट इज ट्रिटिकम एस्टिवम। और इंडिया में तो 82 to 84% के आसपास सिर्फ यही ग्रो किया जाता है क्योंकि ये कॉमन वीट ब्रेड होता है, मतलब जो आप रेगुलरली खाते हो। इसका और ये बिलोंग किससे करता है, ग्रामीनी फैमिली से ये बिलोंग करता है, मतलब घास कुल का ये एक सदस्य है। घास कुल के मैक्सिमम सदस्य कौन से टाइप के प्लांट होते हैं, C3 टाइप प्लांट होते हैं। ये आपने बॉटनी में पढ़ा होगा या बायो में पढ़ा होगा आपने। C3 टाइप के प्लांट्स होता है। साथ ही साथ इनका क्रोमोसोम नंबर जो होता है मतलब 2n इज इक्वल टू 42, है ना। 42 हमारे ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रोमोसोम नंबर होता है। मगर जब हम दूसरे जैसे ड्यूरम और डाइकोकम पढ़ते हैं तो वो चेंज हो जाता है, वो 28 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये याद रखना क्रिटिकम एस्टिवम का 42 है। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने तो बोला था कि 42 2n इक्वल टू 42 है, इसमें कैसे 28 हो गया। तो अगर एस्टिवम होगा तभी 42 होगा, वरना 28 ही रहेगा डाइकोकम और ड्यूरम में, है ना। गलत करके मत चले आना कहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन कौन सा है। तो प्रोटीन का कंटेंट इसमें होता है 8 to 11%। इसका मेजर पोर्शन जो है वो हमारा होता है ग्लूटीन प्रोटीन। ठीक है, वीट में जो पाया जाता है मेजर पोर्शन या फिर मेजर प्रोटीन दैट इज ग्लूटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। ये एक अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वीट इज अ लॉन्ग डे प्लांट, मतलब 12 से 14 घंटे की धूप इसको चाहिए होती है। ये जो हमने शुरू के 2 टॉपिक्स छोड़े ना, मतलब क्रॉप टाइप ऑफ क्रॉप्स वाला, उसमें मैंने पढ़ा है लॉन्ग डे शॉर्ट डे, मतलब उसमें हमें पढ़ना था लॉन्ग डे शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स, बट अब क्योंकि वो आगे चला गया तो ठीक है। हमारे चैनल पे वैसे एक शॉर्ट्स पड़ा हुआ है लॉन्ग डे शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट के लिए, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो 12 से 14 घंटे की इन्हें धूप चाहिए होती है, 12 to 14 आवर्स। एरिया की बात करें तो एरिया में सबसे ज्यादा यूपी में इसे ग्रो किया जाता है। सबसे ज्यादा एरिया में कहाँ ग्रो किया जाता है? यूपी में। उसके बाद आता है एमपी एंड देन पंजाब। एमपी जो है हमारा वो सेकंड नंबर पे है। लेकिन अगर पल्स क्रॉप की बात करें और आपको आंसर नहीं पता है एरिया किसका ज्यादा है या प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, तो अगर माइनस मार्किंग नहीं है क्वेश्चन में तो सीधा सीधा एमपी लगा देना, सोचने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि एमपी में हमारी मैक्सिमम पल्स क्रॉप्स को सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो अगर माइनस मार्किंग नहीं है और पल्स क्रॉप पूछा गया तो आप एमपी प्रोडक्शन और एरिया के लिए हाईएस्ट में लगा सकते हो। एरिया जब बीट का देखें तो एरिया यूपी का ज्यादा है, आपको मेन फर्स्ट ही याद करना है कि अभी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। सेकंड पे है एमपी और थर्ड पे हमारा पंजाब है। प्रोडक्शन देखें अगर तो प्रोडक्शन भी हाईएस्ट यूपी का ही है, ऑब्वियसली एरिया ज्यादा है। पंजाब आगे आ गया है एमपी से, मतलब कि इनका प्रोडक्शन ज्यादा है। एंड देन आता है हरियाणा। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब में एरिया कम था मगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही थी, है ना, तो ऑब्वियसली इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो पंजाब में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो रशिया, मतलब सबसे ज्यादा एरिया इंडिया का है, फिर रशिया का है और फिर चाइना का। और प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी पंजाब की सबसे ज्यादा है, दैट इज 45 क्विंटल पर हेक्टेयर, है ना। ये जो स्टैट है ये बहुत कम पूछता है, आपको बहुत पूछेगा तो पंजाब पूछ लेगा, है ना, क्योंकि आप बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस दे रहे हो। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे आगे कि ये कितने टाइप के हमारे गेहूँ पाए जाते हैं, है ना, मेनली कौन कौन से गेहूँ हम पाए जाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे गेहूँ हैं, है ना, मगर हम टोटल 3 ही टाइप को स्टडी करते हैं क्योंकि इन्हें ग्रो किया जाता है। इसके अलावा बाकी जो गेहूँ है वो उतने प्रोडक्टिव नहीं है या फिर उतने प्रॉफिटेबल नहीं है ना। तो पहला है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसका 2n इक्वल टू कितना होता है? 48। ये हेक्साकोलाइड होता है, यही हमारा कॉमन ब्रेड व्हीट होता है। मतलब जनरली जो हम लोग व्हीट यूज करते हैं अपने यहाँ खाने के लिए, दैट इज ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट वन इज ट्रिटिकम ड्यूरम, है ना, ट्रिटिकम ड्यूरम दिख रहा है। ट्रिटिकम ड्यूरम में 2n इक्वल टू कितना होता है? 28। ठीक है, और इसी वीट को हम कहते हैं मैक्रोनी वीट। ठीक है, मैक्रोनी वीट मतलब इसी से हमारा सूजी वगैरह जो भी कुछ बनता है वो ट्रिटिकम ड्यूरम से बनता है। ये पूरे वर्ल्ड में 12% जो वीट ग्रो की जाती है दैट इज ट्रिटिकम ड्यूरम। 82% के आसपास हमारी ट्रिटिकम एस्टिवम ग्रो की जाती है ना। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम डाइकोकम, इसे हम एमर वीट के नाम से भी जानते हैं, है ना। साउथ इंडिया में कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो कि ट्रिटिकम डाइकोकम से ही बनाई जाती हैं। इसका रेशियो बहुत कम है, 4 to 5% के आसपास ही इन्हें ग्रो किया जाता है। इसका भी 2n इज इक्वल टू 28 है। 28 है तो मतलब ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है और ये हेक्साकोलाइड है ना। ये हेक्साकोलाइड और डिप्लॉयड आपको आईसीआर के एग्जाम में पूछ सकता है, उसके अलावा किसी और एग्जाम पे ये लेवल नहीं है। नेक्स्ट इज, अब मान लीजिए हमने गेहूं के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि इसका सीड रेट क्या होता है। ठीक है, सीड रेट, उसके बाद हम उसको कैसे कैसे ग्रो करना है वो सब कुछ पढ़ेंगे। ग्रो करने की जो प्रैक्टिस है उसमें गेहूं में कुछ भी इंपॉर्टेंट या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं जनरली यूज़ की जाती है। जनरली क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ गेहूं में यूज़ की जाए,
है ना, तो इसलिए इसमें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को नहीं पढ़ेंगे। सीड रेट देख लेते हैं। जो हमारी नॉर्मल या फिर टाइम सोइंग वाली वैरायटी होती है, जो समय पे हम बुआई करते हैं, तो वो 100 kg पर हेक्टेयर उसका सीड रेट होता है। 1 हेक्टेयर में आपको 1 क्विंटल के आसपास, मतलब 1 क्विंटल सीड देना पड़ेगा। लेट या फिर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग, लेट या फिर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जब हम अपनी बुआई करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़कावा विधि से जब हम अपनी बुआई करते हैं, तो उसमें ज़्यादा लगता है, हमारा जो सीड है वो कुछ ज़्यादा लगता है नॉर्मल सीड से, ठीक है। तो 125 kg पर हेक्टेयर हमारा चला जाएगा लेट और ब्रॉडकास्टिंग। एक चीज़ याद रखना कि जब अगर नॉर्मल याद है आपको, तो ब्रॉडकास्टिंग और लेट सोइंग अगर पूछा है तो इससे ना 0.25% या फिर कुछ ऐसा इंक्रीज करके लिख देना। 0.25% नहीं, 25%। नेक्स्ट इज डिबलिंग। डिबलर विधि जो होती है, डिबलर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है इस टाइप का, इससे ऐसे धसाते हैं और फिर वहाँ पे एक बीज रख के उसे ढक दिया। तो डिबलर में सबसे कम लगता है, कितना लगता है, 25 to 30 kg। 25 इसको स्टैंडर्ड मान लिया जाता है ना, 25 की मैक्सिमम जगह सही माना जाता है। R/P मतलब एक सीड जब आप बोओगे तो एक सीड से सीड और प्लांट से प्लांट, मतलब मान लो आपका ये पूरा खेत है ना, और ये रोज है जिसमें आप बुआई कर रहे हो अपनी, ठीक है, दिखा है। एक एक रो में ऐसे ऐसे प्लांट लगाना है, यहाँ यहाँ। तो रो से रो मतलब कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, है ना, ये कितना होना चाहिए, 22.5 सेंटीमीटर। और ये प्लांट से प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं आगे और इसकी लाइफ स्टेजेस देखेंगे आप। बुआई कर दी, दूरी पता चल गई बुआई करने की, अब इसकी लाइफ स्टेजेस क्या क्या आएंगी। द फर्स्ट स्टेज इज CRI स्टेज। CRI स्टेज क्या होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है, जहाँ पे क्राउन रूट्स डेवलप होना शुरू होती हैं। अगर आपके पास, जब आपने गेहूं लगाया है, अगर आपके पास, ऐसे तो आपको हर स्टेज पे उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी, टोटल 6 सिंचाइयाँ, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही सिंचाई का पानी उपलब्ध है, तो क्या करोगे। अगर सिर्फ एक ही सिंचाई का पानी उपलब्ध है तो हम CRI स्टेज पे ही उसे सिंचाई देंगे। CRI स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है सिंचाई के लिए, है ना, तो यहाँ पे आपको सिंचाई देनी ही देनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, नहीं तो आपका गेहूँ ग्रो नहीं करेगा। अगर आपके पास, अच्छा चलो बाकी वर्ड उसके बाद बताते हैं। उसके बाद आता है टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज को हिंदी में कहते हैं कल्ले फूटने की जो अवस्था होती है, जब हमारे पौधे में कल्ले फूटने लगते हैं उसे हम टिलरिंग स्टेज कहते हैं। ज्वाइंटिंग स्टेज, जब गांठें बनने लगती हैं तो उसे हम ज्वाइंटिंग स्टेज कहते हैं। फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब फूल आने लगते हैं आपके पौधे में। मिल्किंग मतलब आपके दानों में जब दूध भरने लगता है उसे हम मिल्किंग स्टेज कहते हैं। और डो स्टेज क्या होती है कि जब आपके जो दूध होता है, आपके दानों का जो दूध होता है, जब वो कड़ा होने लगता है ना, जो आपको फाइनल दाना मिलता है उसके अंदर वाइट सॉलिड पोर्शन होता है, तो वही डोइंग होती है, उसके अंदर डोइंग का प्रोसेस होता है, वो आपका दूध कड़ा होने लगता है, तो उसे हम डो स्टेज कहते हैं। ये सभी स्टेजेस जो हैं इनमें 25 डेज का डिफरेंस होता है, या 20 to 25 डेज का डिफरेंस होता है। जैसे अच्छा एक चीज़ कि CRI स्टेज पे इम्पॉर्टेंट है आपकी सिंचाई। अगर आपके पास सिर्फ 2 सिंचाई का पानी उपलब्ध है तो पहली सिंचाई आप CRI पे करोगे और दूसरी फ्लावरिंग पे करोगे, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगर सिर्फ एक का पानी उपलब्ध है तो CRI पे करेंगे, है ना, ये बहुत सेंसिटिव स्टेज है फॉर इरीगेशन। और अगर 2 का उपलब्ध है तो फ्लावरिंग पे, और अगर नहीं तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सिंचाइयाँ हम इसमें करेंगे। इसमें सभी जो स्टेज, हमारी जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये 21 to 25 डेज के बाद आती है। ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछता है कि CRI स्टेज कितने दिन के बाद आती है, तो वो 21 to 25 डेज के बाद आती है स्टेज, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, 40 to 45, 60 to 65,
80 to 85, इसका 105, ठीक है, और फिर उसका 125, 120 to 125 डेज में आपकी जो क्रॉप है वो तैयार हो जाती है ना, उसमें डोइंग स्टेज आ जाती है। ये सभी स्टेजेस हैं, पहली है हमारी CRI, दूसरी टिलरिंग, तीसरी जॉइंटिंग और फिर फ्लावरिंग, उसके बाद आता है मिल्किंग एंड देन डोइंग स्टेज। ये सभी स्टेजेस में 20-20 का डिफरेंस होता है, ठीक है, इसे ऐसे याद कर लेना। तो कोई भी एक CRI ले अगर याद है तो बाकी सारी अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारा दाना तैयार हो गया है ना। अब ये दाना होता कैसा है, तो जो आपका गेहूं का दाना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस, ठीक है। कैरियोप्सिस टाइप का दाना होता है जो आपका गेहूं में आपके दाने बनते हैं, उन्हें हम कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है। और हाँ, जो लोग हिंदी वाले वर्ड्स पूछते हैं उनको बता दें कैरियोप्सिस को हिंदी में भी कैरियोप्सिस ही बोलते हैं, तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। इसमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है, मतलब कि पुष्पक्रम जो होता है वो किस टाइप का होता है, स्पाइक। जब आप राइस पढ़ोगे ना तो उसका पुष्पक्रम स्पाइकलेट होता है और इसका स्पाइक होता है, तो कंफ्यूज मत होना, स्पाइकलेट राइस का होता है और स्पाइक हमारा गेहूं का होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेराइटीज। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जिन्हें हमें स्टडी करना जरूरी है।